तो चलो टुडे वी हैव टू डू व्हाट, लेबर लॉस। वैसे मुझे लगता नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी, लिटरली कुछ भी एक्सप्लेन करने वाली चीज है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है। और लेबर लॉस और इंडस्ट्रियल लॉ होता क्या है? लेबर से अपने को क्या समझ में आता? मजदूरी। अगर ये ना हो तो स्लेवरी में कन्वर्ट हो जाए, राइट? अगर आपने केजीएफ देखी, उसमें क्या है? they have no rights, they have no voice, they have to do as they have been directed। वो नजर भी उठा के नहीं देख सकते, ताकि शूट कर दिया जाता। if labor laws are not there, then the situation will be the KGF situation, slavery would be the situation। तो अब है क्या कि ये लेबर लॉ बनाना ही क्यों पड़ा? ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई थी, आपने अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा हो कि लोगों ने अब दूसरे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया था अपना काम करने के लिए, राइट? देवर लो स्किल, लो स्किल्ड पीपल, इफ आई मे से। गुड इवनिंग जी। तो अब सपोजिवली जब मैं लेबर हायर करती हूँ अपना जूता ठीक करने के लिए, वो 2 सेकंड में ठीक करता और दे देता, नो लॉ रिक्वायर्ड। बट जब हमने थोड़ा लंबा काम करना, देर का काम करना, वहां पे लेबर ज्यादा देर के लिए हो रहे थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा, सो व्हेन ओके, वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, मेरे को आज जो चीज डिस्कस करनी थी, द इंट्रोडक्शन वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट यू नो दैट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स यू एब्सोल्युटली। व्हेन यू हैव पावर इन योर हैंड, no matter what happens, it's very difficult to stay grounded, कि अपने रूट्स से जुड़े रहना। Recently, there has been a controversy around one female IAS officer who's been the youngest IAS officer of India. And she has embezzled near around 86 crores of money, जो सरकार ने पुअर्स के खिलाफ, पुअर्स के फेवर में दिए थे फंड्स, कि इनके बेटरमेंट के लिए लगाने हैं। एंड शी हैज नियर अराउंड कितने पता कितने करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो उसने अपने हस्बैंड के नाम कर रखी हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हर फेस, वो पिक्चर डाली हुई थी उन्होंने, रिमेम्बर हर नेम दो, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर जब आप इसका इंटरव्यू सुनते हो ना, शी टुक अ प्लेज दैट यू नो आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। मेरे से देखा ही नहीं जाता, मेरे को रोना आ जाता है, और मैं प्लेज लेती हूँ कि आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू अपलिफ्ट देम। अपलिफ्ट तो क्या करना था? जो पैसा सरकार ने गरीबों के लिए तुम्हें दिया है, उन्होंने भी कैसे कटकट आगे दिया होगा, आधे अपनी जेबें भरी होंगी, कम से कम चलो 86 करोड़ तुम्हें दिया है, वो तुमने अपनी जेब में डाल लिया, वो आगे तक गया ही नहीं। ठीक है? सो what is the point of telling you here is, it was not just that one IAS officer, anybody who's in power, it corrupts their heads। Same thing happened with the industrial revolution। अगर आप जैसे, अगर मैं कहूँ कि ये XYZ इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या आएगा आपके दिमाग में? पैसा। अच्छा, ये तो मर्सिडीज वाला होगा बंदा, या पैसे वाला बंदा होगा, है ना? यही आता है। So somebody who has money, somebody who has power is gonna do what? H&M की भी कंट्रोवर्सी आई थी कि वो छोटे बच्चों को या लेडीज को बहुत एक्स्ट्रा टाइम वर्क करवाते हैं, इतना फास्ट फैशन आपके लिए, इस, और उसको पैसे कम देते हैं, अपनी जेब ज्यादा भरते हैं। ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग? टाइम ऑफ वर्किंग a little too much। Are they being paid well? No। So why do we need labor laws at first place? Because हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई साहब, ये थोड़ा सा मैंने वो दे रखा है इसका बैकग्राउंड, इट्स फॉर यू टू रीड इफ यू लाइक टू नो व्हाई अ लॉ केम इनटू प्लेस, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है? पर्पस क्या है लेबर लॉस का? ये क्या करता है, एक लीगल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, किस चीज के लिए?
facilitate productive individual and collective employment relationship and hence a productive economy by providing a framework within which employers, workers, and their respective representatives can interact with work related issues. It serves as an important vehicle for achieving harmonious industrial relations. Employer और employee में अच्छे रिलेशंस बने रहें, एक ही बंदे की ना सुनी जाए, इसलिए हमने कुछ लॉज बना रखे हैं. ठीक है जी. अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, एज आई हैव टोल्ड यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मदर ऑफ ऑल द लॉज. हर एक जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पैदा हो रहा है. कौन सा आर्टिकल पैदा करता? 16, 19, 23, 24. जस्ट गिव इट अ रीड. व्हाट इज इट? फॉर एग्जाम्पल 19 क्या है? राइट टू लिव विद डिग्निटी. कहते हैं जस्ट बिकॉज समबडी इज एन एम्प्लॉयर डज नॉट मीन कि आप उसको जैसे चाहे वैसे वायलेट करो. ठीक है. तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं और चैप्टर 4 में आपके पास डीपीएसपीस है. दैट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर द स्टेट पॉलिसी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हाँ जी. और डीपीएसपीस में क्या फर्क है? यस. फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड. किसी ने मेरा फंडामेंटल राइट तोड़ा है, मैं उसको कोर्ट में लेके जा सकती हूँ. किसी ने मेरा डीपीएसपी तोड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकती. तो फंडामेंटल राइट भी बोलता है कि लेबर लॉज बनने चाहिए और डीपीएसपीसी भी बोलते हैं कि देखो लेबर लॉज भी बनने चाहिए. ये सारे आर्टिकल्स हैं, उनकी बात करते हैं. कंकरेंट लिस्ट, वी हैव 3 लिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट. जो जो टॉपिक्स सिर्फ यूनियन में दे रखे हैं उस पर सिर्फ सेंटर लॉ बना सकती है. जो टॉपिक्स सिर्फ स्टेट में दे रखे हैं उसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकती है. और जो टॉपिक कंकरेंट में दे रखे हैं उसमें स्टेट और यूनियन दोनों बना सकते हैं. और इन केस अगर स्टेट का लॉ कंकरेंट से अलग है तो उनको प्रेसिडेंट का बिल असेंट चाहिए होता है अपना वो लॉ पास करवाने के लिए. ठीक है जी. सो दीज आर द एंट्री नंबर्स. कंकरेंट लिस्ट में एंट्री नंबर क्या है? रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स. इसके ऊपर अगर लॉ बनाना है तो स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकता है. माइंस एक्ट है हमारे पास. ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट. Industrial dispute concerning union employment, social security and insurance, employment and unemployment, ये सारे एंट्री नंबर्स हैं. इन सब के रिलेशन में लॉ स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है. दिस इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गिव इट अ रीड. विल स्ट्रेट अप कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल्ड प्रोविजन on citizens' right and also set out the DPSPs which sets out the guide of states activities. अब ये क्या बोलते हैं कि स्टेट की ड्यूटी बनती है क्या करने की? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेन एंड वुमेन एम्प्लॉइज, दैट चिल्ड्रन ऑफ टेंडर एज इज नॉट बीइंग अब्यूज्ड. अब इस डीपीएसपी से हमारे पास एक लॉ है कि 14 साल से नीचे का बच्चा आप किसी भी चीज के लिए हायर नहीं कर सकते. That's what you call child labor. Banned. You cannot hire anybody. Even at your workplace, people, you might think people do hire. मर्डर भी अलाउड नहीं है. मर्डर भी करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं. टेंडर एज होते हैं यंग एज के बच्चे. कहते हैं उनको अब्यूज नहीं करना है. सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड टू एंटर द एवोकेशंस अनफिट फॉर देयर एज एंड स्ट्रेंथ बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी. अब इकोनॉमिक नेसेसिटी क्या है? पैसा कमाना. आपने कभी देखा है किसी ऐसे गरीब का जिसका सिर्फ एक बच्चा हो? नहीं. 4-5 होते होंगे. मिनिमम 4-5 होते हैं. क्यों होते हैं? दे डू नॉट सी देम एज अ लाइबिलिटी. दे सी देम एज एन एसेट. दैट ओके, चलो अभी छोटा है तो मैं इसको गोदी में लेके भीख मांग सकती हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा खुद से भीख मांगेगा, और बड़ा हो जाएगा तो फैक्ट्री में लगा दूंगी. पैसे ही पैसे. राइट. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर फोर्सिंग somebody. अब अनफिट फॉर देयर एज 4 साल का बच्चा फैक्ट्री में कैसे काम करेगा?
या 10 साल का बच्चा फैक्ट्री में कैसे काम करेगा, राइट? अनफिट है उसकी एज के लिए वो काम करना, पर उसकी इकोनॉमिक नेसेसिटी है जो उसको फोर्स करती है वो करने के लिए। तो लॉ कहता है डीपीएसपीज में कि सिटीजन्स को आप फोर्स मत कीजिए कोई ऐसा काम करने के लिए जो उसकी एज या उसकी स्ट्रेंथ के लिए अनफिट है, पर उसको करना पड़ रहा है किसकी वजह से? इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से। फेयर एंड ह्यूमन वर्किंग एंड मैटरनिटी लीव कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। अब आपने शायद सुना होगा कि मैटरनिटी लीव्स का बहुत ज्यादा उठ रहा है कि मिलनी चाहिए, पीरियड लीव्स मिलनी चाहिए, क्या पैटर्निटी लीव्स मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, फादर को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, राइट? अब Basic Conditions of Employment Act. The Basic Condition of Employment Act is an act that is regulated. अच्छा, we are going to read several laws, पर अब उनके बिल्स पास हो रखे हैं कि जैसे 13 लॉज साइड करके एक बिल बना दिया, 10 लॉज साइड करके एक बिल बना दिया, वो भी हम पढ़ेंगे। बट अगर आप लेबर लॉ के अंदर देखो 44 एक्ट्स हैं नियर अबाउट। So is it possible for us to read all of them? No. We can just go through the stuff which can be asked in your exams. What are the minimum working hours? What are the maximum working hours? ओवर टाइम का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, औरतों को आप मैटरनिटी लीव दोगे कितनी दोगे, वो पेड होंगी नहीं होंगी, लीव लेने के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जो मुझे लगता नहीं है कि आपको याद भी करने की जरूरत पड़ेगी। दैट इजी, राइट? मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया व्हाट वाज द ऑल हाइप अबाउट लेबर लॉ का फियर। मुझे हमेशा बहुत इजी लगता था यार, ये तो बेसिक कंडीशन है ना, छोटे बच्चे को मत रखो काम पे, 14 से 18 के साल के बच्चे को हजार्डियस उसमें मत रखो। हजार्डियस क्या है? कोई रेडियो एक्टिव वाली है, कोई ऐसी कि तुम थर्मल प्लांट्स में वहां पे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, कुछ भी बच्चे को नहीं पता लगा, या कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पे मशीनरी बहुत हैवी है, क्योंकि बचपन में आई डोंट नो, होता ना थोड़ी फैंटेसी होती है बड़ी अजीब अजीब चीजें सुनने की। डॉक्टर ने जी पेट में चाकू कैंची छोड़ दी, किसी ने टावल छोड़ दिया, और एक बार तो मैंने सुना था कि एक बच्चा देयर वाज दिस मशीन जो ऐसे आपस में रिवॉल्व होती थी, इट वाज अ स्टफ डिस्ट्रॉयर मशीन, उसमें जो फैक्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय करती थी, वो बच्चा उसके अंदर गिर गया एंड ही वाज जस्ट 10 years old, राइट? किसी का हाथ आ गया, कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें देखो होती हैं, अनडाउटेडली होती हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि छोटे बच्चों को मत रखो यार, उनको उनको थोड़ी पता है, दे आर लिटिल चिल्ड्रन। अब हाँ सॉरी, तो बड़े सारे लॉज पढ़ने हैं हमने, तो उसको देख के इंटिमिडेट नहीं होना, उसके नाम से ही एक्सप्लेन हो जाएगा वो लॉ किससे डील करता है, ठीक? अब ये क्या है? बेसिक कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या हो सकती है जी बेसिक कंडीशंस? ये तो एक ऐसा एक्ट है जो रेगुलेट करता है, रेगुलेट किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, एंड गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, किससे? बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स, कि एम्प्लॉयर्स को तो ये बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉयज हायर करना चाहते हो तो, नहीं? For the same, there are certain regulations, matlab rules that are to be followed by the employers. Act also prohibits the employment of a person under the age of 15 years and puts an obligation. कहते देखो तुमने 15 से नीचे तो रखना भी नहीं बच्चा, और अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कोई 15 से नीचे का, तो वो तुम्हारी ड्यूटी है उसकी एज वेरीफाई करने की, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मांगो, उसका स्कूल सर्टिफिकेट मांगो, उसका कुछ भी मांगो, इट्स अप टू यू। अगर एक बच्चा 15 से नीचे तुम्हारे पास काम करता हुआ पाया गया, हम ये नहीं सुनेंगे कि हाँ सर मुझे पता नहीं था, या इसने मुझे बोला ये 16 साल का, ठीक है? और कौन से मैटर से डील करता है ये एक्ट? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। अब जैसे मैं यहाँ पे रोज काम पे आती हूँ, if I may say, my monthly expense for this transport is 8,000 just for the cabs.
ठीक है, 8,000 में महीने का सेव करूं, बहुत पैसा बचता है. आई हैव नो बिल्स टू पे, आई हैव नो रेंट्स टू पे, आई लिव इन माई ओन हाउस विद माई ओन फैमिली, माई मॉम हैज नो पुट नथिंग ऑन माई हेड. आई कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी. क्या मुझे ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी. ठीक है, बोनस क्या मिलेगा, मेथड ऑफ वेज पेमेंट क्या होगा, ओवर टाइम आप कर रहे हो तो क्या आपको पर आवर मिलेगा, कि आपको कैसे उसका हिसाब रखना है. मील इंटरवल्स, जैसे हमारा क्या है, इन एंटायर डे वी कैन टेक हाफ एन आवर ऑफ, तो हमारे 8.5 वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें से टेक्निकली 8 घंटे माने जाते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो हम ऐश मारते हैं. उस आधे घंटे में दुनिया ब्रह्मांड का जो मर्जी काम करो, वो हमारा मील इंटरवल है. पब्लिक हॉलीडेज, मेडिकल लीव्स, मेटर्निटी लीव्स, तो ये सारी की सारी चीजें जो एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिसाइड हुई होनी चाहिए, वो ये एक्ट डील कर लेता है. डू यू थिंक इज देयर इज समथिंग एनी एलियन टू इट? इजी, नो. अब आ जाओ लेबर पे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पे. अब देखो, जो मिनिस्ट्री है ना, ये ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री मानी जाती है. लेबर की मिनिस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री मानी गई है अपने इंडिया में. And what do they work exactly for? To promote healthy working environment at workplace and for better production and productivity of all organizations. अच्छा, अब ये कुछ कॉमन चीजें हैं. सी, देर आर एट प्रेजेंट वी हैव 44 लेबर रिलेटेड लॉस. पॉसिबल नहीं है सारे करने, तो हम कुछ कॉमन कॉमन चीजें पढ़ेंगे जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है. फैक्ट्रीज एक्ट, कौन सी फैक्ट्री डेंजरस होगी, कौन सी नहीं होगी, क्योंकि जो थोड़ी डेंजरस वाली फैक्ट्रीज हैं उसमें आप 15 से 18 साल का बच्चा हायर नहीं कर सकते. विमेन भी टेक्निकली हायर नहीं कर सकते, ओल्ड एज पीपल हायर नहीं कर सकते. तो वो डिमार्केशन जरूरी है. वो फैक्ट्रीज एक्ट बताता है कि ये वाली फैक्ट्रीज डेंजरस फैक्ट्रीज हैं, ये वाली फैक्ट्रीज नॉर्मल फैक्ट्रीज हैं. ठीक है, अब क्या बोला ना, नंबर ऑफ आवर्स फॉर वर्क ऑफ अ पर्सन जो 18 से ऊपर है, ऑफ कोर्स कितने होंगे, एक वीक के अंदर वो टोटल 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर रहा होना चाहिए. कनाडा में सुना है आपने, आपके फ्रेंड्स होंगे कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अलाउड हैं. हम तो ब्लैक में करते हैं. ब्लैक में क्या करते हैं, वहां पे ओवर टाइम भी नहीं करने देते. आप है ना स्टूडेंट परमिट पे, there are just some number of hours that you can work per day, because what they say कि आपके पास वो कौन सा फंड होता है, जीपीएस, what fund is that, $500 समथिंग, जो आपकी कॉलेज भरवाता $500 कुछ होते हैं, वो आपका कंटिजेंसी फंड है. तो कॉलेज कहता है कि पढ़ाई लिखाई करो, पैसे चाहिए यहाँ से लो, एक्स्ट्रा काम नहीं करना. मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे हैं स्टूडेंट्स के लिए वहां पे वर्किंग आवर्स अ डे, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते. पर क्या स्टूडेंट्स करते नहीं है, 12-12 घंटे काम करते हैं, ब्लैक में करते हैं. दे से दैट दे गिव अस कैश, देयर इज नो सबूत कि हमने काम किया. ठीक है, तो यहाँ पे लेबर लॉज भी कहते हैं, देखो जी 48 आवर्स मैक्सिमम है एक हफ्ते में, और एक दिन के कितने होने चाहिए मैक्सिमम, 9 घंटे. मिनिमम वेज एक्ट क्या बोलता है, स्पेसिफाइज वर्किंग आवर्स अ डे शैल नॉट एक्सीड. तो एक ही चीज दो अलग अलग एक्ट्स ने कही है. सो आई थॉट दैट दिस इज इजियर फॉर यू टू मेमोराइज. Why to read all the acts and reading the same things over and over again. फिर आ जाती है, बात करी है इन्होंने ओवर टाइम की. अब कहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट एक और चीज पे बात करता है, वो है ओवर टाइम. Details on working hours spread overtime is set out in section 51, 54 to 56, 59. And according to 59 क्या है, कहते where a worker works in a factory for more than 9 hours in a day, that is obviously overtime. 9 hours allowed time. 9 hours से ऊपर एक भी घंटा वो ओटी में आता है.
he or she shall be entitled to earn wages at the rate twice. अगर एक घंटे का वो 100-200 रुपया ले रहा है तो उस ओवर टाइम में उस एक घंटे का उसको 400 रुपया मिलेगा. ठीक है जी. माइंस एक्ट क्या बोल रहा है? 28 से 30 सेक्शन. नो पर्सन वर्किंग इन माइन इज अलाउड और परमिट टू वर्क मोर देन 10 आवर्स इन अ डे. मिनिमम वेज एक्ट का क्या मतलब होगा? आपको क्या लगता है किससे डील करता है? सैलरी से. अभी बीसीआई ने क्या बोला? बार काउंसिल ने रूरल एरियाज में 15,000 और अर्बन एरियाज में 25. वकीलों ने लॉ बनाया है, वकीलों ने ही इम्प्लीमेंट करना है. So you know how it works actually. Actually, see, I would say it's a mutual mistake. Why? I really don't mind saying it in front of anyone. We all know how people are doing law. All of us we know that. आपको क्या लगता है एक नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट से ज्यादा मुंशी को आती है लॉ? तुम पहले अपने सर के मुंशी बनते हो, उसके पीछे पीछे घूमते हो, सर ये बताना, सर ये सिखाना. आपको सर बोल के ड्रेस करना पड़ता है मुंशी को. आप मुंशी के मुंशी हो. यू आर सब मुंशी ऑफ द ऑफिस, राइट? अब सी देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स. व्हाई डू आई हैव टू पुट इन सो मच एफर्ट फॉर यू गाइस? कि मैं ये नहीं चाहती कि आप इसको सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ो. जब आप जाओ ना कोर्ट में, आपको बहुत चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है भाई, एटलीस्ट मेरे को कुछ लॉ तो आता है. I have seen one kind of people जिनको कुछ नहीं पता. I kid you not, कुछ नहीं पता. जब वो जाते हैं तो वो 6 महीने रोते हैं. ये एलियन कॉन्सेप्ट्स हैं. और जब तुम्हारा सर बोलता है कि रिसर्च करके लाओ, इस पे लॉ पॉइंट ढूंढ के लाओ, पहले तुम्हें यही नहीं पता होता कि लॉ पॉइंट ढूंढने का मतलब क्या है. फिर तुम 36 जगह पूछते हो कि अच्छा लॉ पॉइंट, उसने क्या लॉ पॉइंट बोला है? उसने बोला है कि हाँ जी पुलिस इस फलाने फलाने केस में अरेस्ट कर सकती है. ये कौन सी जजमेंट में लिखा है? फिर आप कहोगे मुझे कैसे पता कौन सी जजमेंट में लिखा है? हमने रिसर्च पे काम किया होता तो पता होता है ना. सो द माय फोन इज रिंगिंग. आप एक बार देखो ये प्लीज. सो द पॉइंट इज के व्हेन देन आई हैव अनदर फ्रेंड हु हैज स्टडीड लॉ वेरी नाइसली. उसको अभी कोर्ट जाते हुए 8 दिन हुए. लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर लिया. यार 15 दिन में इसका रिप्लाई नहीं आएगा, मैं चीटिंग का केस ठोकने वाला हूँ. आई वाज लाइक यू आर लर्निंग प्रीटी क्विकली. कहता लर्न करने वाला है क्या? ड्राफ्टिंग ही तो सीखनी है, लॉ तो मुझे आता है. आई वॉज वेरी सरप्राइज कि दीज आर जस्ट टू पर्सपेक्टिव, राइट? आपको पता है आपने लीगल फील्ड में जाना है तो पढ़ाई, आप टीचर बनो, आप लॉयर बनो, आप जज बनो, आप कॉर्पोरेट में जाओ. मेडिकल फील्ड एंड लीगल फील्ड, बुक्स तो आप अपनी रिटायरमेंट तक नहीं छोड़ सकते. लॉ नया नया आता रहेगा, नई नई बीमारियां आती रहेंगी, पढ़ते रहना पड़ता. और मेजरली लॉ इज जस्ट लॉजिक, प्योर लॉजिक, नथिंग मोर. अब क्या है? मिनिमम वेज एक्ट. वेज इज सैलरी. किसी ने बोला 15,000 सैलरी. माय मॉम, थैंक यू सो मच. तो मिनिमम वेज क्या है कि मिनिमम टू मिनिमम इतनी सैलरी तो देनी ही देनी है. ठीक है. अब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 ओवर टाइम एजेस आर टू बी पे. वेजेस आना था यहाँ पे. वेजेस टू बी पेड एट द रेट ट्वाइस. फिर कॉमन बात आ गई कि अगर आप ओवर टाइम कराओगे तो आप डबल द रेट पे करोगे. दिस स्टेट्स दैट एम्प्लॉयर कुड टेक अप टू 9 hours फॉर एक्चुअल वर्क इन अ 12 hour shifts of any day. 3 घंटे ओवर टाइम, 9 घंटे नॉर्मल वर्किंग आवर्स. बट ही मस्ट पे डबल द रेट्स फॉर एन आवर और पार्ट ऑफ एनी आवर. आधा घंटा भी तुमने एक्स्ट्रा काम किया, उसका पैसा एक्स्ट्रा लोगे आप. और एक्चुअल वर्क इन एक्सेस ऑफ 9 hours और मोर देन 48 hours इन अ वीक. 14 क्या कहता है? स्पेसिफाइज दैट एनी वर्कर हुज मिनिमम वेज rate is set with wage period of time such as an hour, day, week
कहते हैं आपको डिपेंड करता है कैसे पे किया जाता है आपको, जैसे हमें मंथली पे किया जाता है, right? By the end of the month, when we get the salary, then it is being counted that how much overtime we have done, number of hours we have worked. Some people are paid on hourly basis. Some people are day जो दिहाड़ी लगाते हैं on day basis. कुछ वीकली बेसिस। कहते हैं ये देख के कि आप कैसे कैसे पे किया जाता है उसके हिसाब से आपका ओवरटाइम निकाला जाएगा और उस हिसाब से आपको डबल द सैलरी मिलेगी जो आपको उतने पीरियड के लिए मिलनी चाहिए थी। ये सबसे ज्यादा दिस इज द एक्चुअल लॉ। आई वॉज माई सेल्फ वेरी सरप्राइज कि अच्छा ये भी लॉ है। सो दिस इज व्हाट बीडी एंड सिगार वर्कर्स, टेक्निकली स्पीकिंग बैंड नहीं है सिगरेट बेचना। क्यों बैंड नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? We all know it kills. We all know it's the worst thing you can do to yourself. है ना? फिर भी लोग खरीदते हैं और लोग बेचते हैं। आपको लगता है कि वो जो 2 रुपए का आता है पान पराग, पान मसाला, they have the money to hire शाहरुख खान, they hire शाहरुख खान, they hire अजय देवगन, they hire ऋतिक रोशन as well. हाँ, अरे you will not believe. uh, I I have a very restrictive circle, but you know they are those curious beings. तो जो चीजें मेरे को मैं नहीं पूछ सकती, ऑब्वियसली मैं एक लेबर क्लास से नहीं पूछ सकती भाई ये तू क्या कर रहा है ना। क्यूरियोसिटी मुझे भी बड़ी ज्यादा होती है कि ये तू क्यों खा रहा है, तेरे को पता है ये गड़बड़ कर रही है, ठीक है। तो माय फ्रेंड सेड कि वो देख वो कूल लिप लगा रहा है। मैंने कहा देखी पागल, इसको नहीं पता कि वो इतनी बड़ी फोटो बनी होती है उसके ऊपर, व्हाई डू दे डू दिस। तो उसको बुलाया, कहता भाई तू कौन से लेवल का लेबरर है? तो उसने बताया, कहता सर 3 तरह का होता है ये। सबसे लो लेवल का होता है वो जर्दा, वो जो 2 अलग अलग डिब्बियों में आता है। तो कहता ये मैडम को कुछ नहीं पता, इसको एक्सप्लेन कर क्या होता है। कहता मैडम सबसे छोटे लेवल के होते हैं वो जर्दा वाले, ठीक है, वो खाते हैं। फिर सेकंड लेवल पे आते हैं कूल लिप हमारे जैसे, हम थोड़े एलीट लेवल में आ जाते हैं। कहता फिर मैम हमसे थोड़े से ऊपर के होते हैं, मुझे नाम नहीं याद उसको क्या, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड। सो देयर आर 3 कैटेगरीज इन दिस ऑल्सो, ठीक है। एक तो बीड़ी का वो पत्ता आता है, वो पेपर ट्री लीव्स में जो तंबाकू डाला होता है ना, हे भगवान, उस पे भी लॉ बना हुआ है। अब क्यों है ये? दिस बूस्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो लेबर क्लास कितनी है। 60% से ज्यादा पॉवर्टी में है लोग। और डायलामा ये है, एक सेकेंड, डायलामा ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, somebody who does not know anything has to be employed as an labor class, बट वो उसके लिए डिमीनिंग चीज है, एज आई हैव डिस्कस दिस विद यू अर्लियर, कि फिर हम उसमें आ जाते हैं एक क्वेश्चन ऑफ कॉन्शियस में, कि अगर मैं इससे इसकी डिग्निटी के बेस पे ये काम भी ले लूं तो ये क्या कमाएगा? पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं, आता जाता कुछ है नहीं है। तो जिसको चलाना ही रिक्शा आता है या जिसको उतरना ही गटर में आता है, मैं उससे वो भी ले लूं कि नहीं नहीं ये तेरी डिग्निटी के खिलाफ है, क्या करेगा? हाउ ही इज गोना फीड द चिल्ड्रन, हाउ व्हाट मनी ही इज गोना टेक होम, राइट? तो यहाँ पे भी लोग काम करते हैं, इस फैक्ट्रीज में भी। तो ये है, ये बूस्ट करती है इकोनॉमी हमारी कंट्री की। अल्कोहल, व्हाई डू वी सेल अल्कोहल? सेम रीजन, एक्साइज एक्ट बना ही क्यों? इसी वजह से बना, एक्साइज डील्स विद द अल्कोहल। तो अब वो कहते हैं कि देखो हम आपको वार्निंग देते हैं, जितनी सिगरेट्स बिना वार्निंग के आती हैं उनको सेल करना बैन है, आप उसको सेल नहीं कर सकते।
अगर वो कहते हैं हमने वार्निंग देनी थी, हाँ जी आप मेरे ख्याल से 18 से नीचे नहीं बेच सकते, हर जगह ये लिखा होता है सेल बिलो द एज ऑफ 18 इज बैंड, उसको नहीं बेचनी। पर ऐसा होता थोड़ी है, 15-15 साल के बच्चे खरीद रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं। ठीक है, कहते हैं हमने आपको वार्निंग देनी थी, अब जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो आप अपनी मर्जी से कंज्यूम कर रहे हो, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे, राइट। 18 साल से ऊपर तो कंसेंट वैलिड है, 18 से नीचे मर्जी से भी खरीदे तो प्रॉब्लम। तो अब ये कहते हैं इसका क्या है, इसमें भी कुछ हमारे पास रूल्स हैं कि 17-18 क्या बोलता है, वर्किंग आवर्स स्पेसिफाइड दैट वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एक्सीड, यहाँ पे कहते हैं ओवर टाइम मिला के भी 10 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, एंड 54 आवर्स पर वीक। और क्या है, रूल 79, it is mandatory for each contractor to maintain the form 23 register for overtime containing all information relating to the calculation of overtime, extra hours, name of the employee, everything। overtime भाई बहुत बड़ी बात है, कोई इंसान तुम्हें अपनी जिंदगी का 1 घंटा भी एक्स्ट्रा क्यों देवे फ्री में, ठीक, उसके लिए डबल पैसे दोगे। one of my friends, she works in a cyber company, she is being paid double of the amount, कहती वो मेरी मर्जी है मैं कितने घंटे बैठना चाहती हूँ, तो समटाइम्स शी सिट्स फॉर 6 आवर्स प्रोबेबली, तो उसको डबल ऑफ दी उसकी सैलरी मिलती है बाय द एंड ऑफ द डे मंथ। अब ये क्या है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसका भी वही बात बोली है कि ट्वाइस, कहीं अभी तक आपको लगा कि कुछ एलियन बात कर रहे हैं, सीधी सीधी बात हो रही, बेसिक रूल्स जो एक या जो राइट्स एक लेबर क्लास के होने चाहिए वो लिख रखे। फिर विमेन एंड वर्क आवर्स, अब यहाँ ट्विस्ट आता है, अब देखो जी कहते हैं औरतों ने घर भी जाना है, सेफ्टी कंसर्न्स भी हैं, है ना, ये 7 PM लिखा हुआ है, हम कब जाएंगे यहाँ से, 8 PM। ठीक है, तो बट कहते हैं फॉर विमेन ऑन फैक्ट्रीज एक्ट, ओके दिस इज नॉट अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्रीज एक्ट पे लगता है। फैक्ट्रीज में उन्होंने बोला कि आप एक औरत से 7 PM से बाद और 6 PM से पहले काम नहीं करवा सकते। However, chief inspector is empowered to grant the relief, but तब भी 10 बजे से बाद और 5 बजे से पहले तो किसी भी हालत में नहीं। सो जनरल रूल क्या है, 7 से 5 सुबह के, टेक्निकली अंधेरे का टाइम, ठीक है। कहते अगर फिर भी वो बोल रही है, वो चाहती है कि वो काम करना चाहती है, कहते उसमें भी मैक्सिमम आप 10 बजे तक रुकने दे सकते हो, उसके बाद नहीं रुकने दे सकते। समझ में आ गया। लॉ सेज अबाउट वर्किंग डेज, हाँ जी वर्किंग डेज कितने होने चाहिए, एक संडे तो मिलना चाहिए, वो कहते हैं सिर्फ 6 दिन काम करा सकते हो मैक्सिमम, मही हफ्ते का पहला दिन छुट्टी होगी, या प्रोवाइडेड जैसे भी आपने डिसाइड किया है जो एक दिन उस दिन आप छुट्टी लोगे, राइट। इफ यू आप जब आए थे तब मंडे टू सैटरडे थी क्लासेस कि ट्यूसडे टू संडे थी, संडे होती थी क्लास, लगाई कभी, डिवाइन वाज वर्किंग फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे, सो it was our discretion that when we want to take the off, whether it is Monday or you want to have the off on Sunday। पर मेरी संडे क्लासेस होती थी, मैं तब भी नहीं ले सकती थी, मंडे मेरा काम पेंडिंग होता था, मैं तब भी नहीं ले सकती थी, तो टेक्निकली देयर यूज्ड टू बी सेवरल इंस्टांसेस वेयर आई वुड बी वर्किंग फॉर गुड 21 डेज एट स्ट्रेच, काम इतना, ठीक है। बट एज अ लॉ क्या है, वीक की एक छुट्टी और पब्लिक हॉलीडेज तो मिलनी मिलनी है। लॉज क्या है एम्प्लॉयज के, कहते लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज आर इंडिया आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक लॉज जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, म्युनिसिपल लॉज एंड इंडिविजुअल अग्रीमेंट्स। इंडिविजुअल अग्रीमेंट्स कैसे हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, आगे वो बंदे हायर करेगा, वो मेरा और उस कॉन्ट्रैक्टर का इंडिविजुअल है कि तूने किस पे काम करना है, ये घर बनाने में काम करना है, ठीक है, एंड सो ऑन। एज बेस्ड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर आर सेवरल एक्ट्स, उसमें से कुछ ये हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, बिल्डिंग एंड द नेम्स इन इटसेल्फ आर सो क्लियर कि आपको पता लग जाएगा ये किससे डील करता है. ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है ना, टेक्निकली ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें आपको मैं बताऊंगी कि टेक्निकली ये डील किससे किससे करता है, कि किस किस तरह के लेबर्स होते हैं और उन लेबर्स को छुट्टी कब देनी है, हॉलीडे कब देनी है, कब उनका एंट्री टाइम होगा, एग्जिट टाइम होगा, ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीजें. इंडस्ट्रियल के रिलेशन में, इंडस्ट्रीज के रिलेशन में कौन से लॉज हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कोई हो जाए तो किसके पास जाना है, कौन से ट्रिब्यूनल के पास जाना है, कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी, क्या उससे अपील डल सकती है, नहीं डल सकती है, कौन कंप्लेंट डाल सकता है, क्या एम्प्लॉयर कंप्लेंट डाल सकता है, यूनियन वाले नहीं मान रहे जी, ठीक है. फिर ट्रेड यूनियन एक्ट. अच्छा, लेजिस्लेशन एक्ट बेस्ड ऑन रेम्यूनरेशन क्या होता है, सैलरी. वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये सारे के सारे किससे डील करते हैं, सैलरी से डील करते हैं. फिर सोशल सिक्योरिटी कैसे, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ये किससे डील करता है कि मान लो फैक्ट्री में काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कल को एम्प्लॉयर उठ के ये नहीं कह सकता कि मेरी गलती थोड़ी थी, तुम खुद से छलांग मार दिए तो मैं क्या कर सकती हूँ. कहते देखो आपकी गलती थी नहीं थी, उसकी सारी फैमिली खराब होगी. या अगर उसका हाथ कट गया, नाउ ही इज नॉट अ स्किल्ड वर्कर, नाउ ही इज डिपेंडेंट ऑन समबडी, है ना. तो आपकी आपकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा. दैट्स व्हाट योर डील्स विद द कंपनसेशन एक्ट. एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट. प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पीएफ कटता है जो आपका हर महीने सैलरी से. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पैसा आपने एम्प्लॉय को देना है, आप एम्प्लॉय की सैलरी से हर महीना कुछ पैसा काट के अपने पास रखते हो. बाय द टाइम, जब भी डिसाइडेड है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय द टाइम यू लीव और ऑन योर रिटायरमेंट वी आर गोइंग टू गिव यू दिस मनी. जज बन के भी आपको ऐसे बड़ा अच्छा खासा पैसा मिलता रिटायरमेंट पे, एंड दैट्स नियर अराउंड 1 CR, बहुत पैसा मिलता. वो आपकी पूरी सर्विस की जमा पूंजी होती है, राइट. एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. तो ये सारे के सारे लॉस किस पे बेस्ड है, सिक्योरिटी, सोशल, उसकी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है. अब कहते जी देखो प्रिंसिपल्स क्या है लेबर लॉस को बनाने का, पीछे एजेंडा ही क्या है. In civilized society, working people have rights and responsibilities that are established by the fundamentals of labor law as a form of social security for all citizens. The country's current labor laws provide what? Health insurance. Health insurance is what? Whenever you join any company for that matter, आप कॉर्पोरेट में भी जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है. Funny story, I joined this academy 2 years back. So तो जब तब सीए थे ना, उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया कि मैम कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा रही है सारे एम्प्लॉयज की, आप भी करवा लो. सो आई कॉल्ड माय ग्रैंडफादर, तो ही इज लाइक नो 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 अभी मत करवा, वी विल गेट दैट डन फॉर यू. नहीं करवानी, वो मेरे को कहे करवा ले, वो घर पे मुझे कहीं नहीं नहीं करवानी. सो आई वाज अंडर अ डायलामा कि नहीं. तो ही सेड वन थिंग, मैम कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पैसे मिलेंगे, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा. मैं क्या कितना कवर है, अच्छी खासी अमाउंट कवर थी उसकी, है ना. यू वॉन्ट बिलीव, मैं मना करके आई हूँ, अगले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड आई ब्रोक माई आर्म एंड वी हैड टू स्पेंड नियर अराउंड 80,000 रुपीज. वो टूट गई थी बीच में से. बिल्कुल, मतलब इफ यू सी आई कैन डू द विक्ट्री विद दिस, आई कैन डू द विक्ट्री विद दिस, it's like that. So ये अभी भी है थोड़ा सा डिफेक्टेड. it's been 2 years और मैं इतना रिग्रेट करी उस टाइम, यार करवा लेती. माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो लाइक के करवा ही लेनी चाहिए थी तुझे. सो ये लॉज बोलते हैं कि आपको अपने एम्प्लॉयर्स की
हेल्थ इंश्योरेंस करानी है, हेल्थ इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन देनी है, मेटर्निटी बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी, मेरे को तो ये कभी जिंदगी में ना बोलना है, ग्रेच्युटी पेमेंट्स एंड अदर्स। कहते इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने लेबर लॉज बना रखे हैं। अब वेरियस क्या है, फंडामेंटल टेनेंट ऑफ द सोशल जस्टिस स्टेट्स दैट सारे सोशल ग्रुप्स must be treated equally. Just because somebody is a labor class, you cannot treat them badly. उनको भी equal और अच्छा treatment मिलना चाहिए. What do they say? Equal pay for equal work, right? तो वो भी काम कर रहे हैं. So whenever, if you might have seen, you might have seen two type of people. Somebody who would treat servants like they own them. नहीं कितना. Then there are some people, I think they are being paid and that person is a respected entity of his family. And when you disrespect him, वो अपने घर में इज्जत से नहीं घुस सकता. Even if he is a labor class, वो अपने घर में पैसा दे रहा है. So why to disrespect? Why to, वो तो चलो इसमें आता ही नहीं. So everybody should be treated with respect. उनका हक मत मारो just because तुम मार सकते हो. It seeks to end the social inequality as it is obvious that some group experience social disadvantage because they lack the knowledge, they lack the degree. Three Idiots देखिए ना, रैंचो की डिग्री उसकी नहीं है, but he is very very qualified, more qualified than the person जिसके नाम पे डिग्री है. He is just a socially disadvantaged person. सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी तो चाहिए होती है. And when it comes to the employment or labor, the goal is to ensure that everyone, regardless of social status, has equal access to the employment opportunities. फिर क्या है, कहते हैं प्रिंसिपल है दूसरा इसका सोशल इक्विटी का. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, इक्विटी एंड इक्वालिटी. इक्वालिटी क्या होता है, सबको एक बराबर रख दो. तो अगर सबको एक पेडेस्टल पे रख दिया, बात तो वही हो गई. जो सबसे लंबा था वो अभी भी सबसे लंबा है, जो मिडिल हाइट का है वो अभी भी मिडिल हाइट का है, और जो सबसे छोटा है वो अभी भी सबसे छोटा है. इक्विटी क्या होता है, जिसको जैसी जरूरत है उसको उतना दो. जो सबसे छोटा है उसको सबसे लंबी लैडर दीजिए, जो मिडिल हाइट का है उसको छोटी सी लैडर दे दीजिए, और जो ऑलरेडी बहुत लंबा है उसको तो बस पौड़ी तो देनी है. नहीं, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, पटरी. छोटी सी तो चाहिए, बिकॉज यू डोंट नीड मच enhancement in your height to watch something very nicely. Equity is very very different from equality. फिर सोशल सिक्योरिटी एंड नेशनल इकोनॉमी. तो ये हमारे कुछ 4 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हमारा सारा का सारा लेबर लॉ बेस्ड है. अब इक्विटी पे कैसे है, कहते देखो, preservation of labor friendly social equity laws because circumstances they always do not remain same and they occasionally change. अगर आपने ध्यान से कभी सोचा हो, मैटरनिटी लीव के बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे. You might have seen literally 9 months pregnant women working in the construction areas. Do you really think it's very very healthy for her to work there? कुछ भी मिसहैप हो सकती है, कुछ भी, है ना. तो अब क्या है, ओवर द टाइम जब ये रिकॉग्नाइज होने लगी है चीज कि मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, वो दे रखी है, उसके बाद अब पीरियड लीव पे आ जाओ. वो कहते हैं कि देखो सबके लिए अलग है, सबके लिए अलग है. मेरे लिए क्या है, आई विल जस्ट, फर्स्ट 2 days आर नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर मी. मतलब मुझे ऐसा होता है कि आज तो मेरे को कोई गलती से भी मत छेड़ देना. मतलब मैं से कोई नॉर्मली भी बात कर रहा होता ना, उस पर भी टूट के पड़ती हूँ, बिकॉज आई एम डाइंग इन पेन, राइट. तो सम पीपल इट्स वेरी नॉर्मल, वो कहते हैं हमें तो कुछ होता ही नहीं, तुम ड्रामा कर रहे हो. अरे कैसे ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं हर महीने. तो हर एक के लिए अलग है. तो एज the reports have been seen through doctors,
कि पीरियड पेन इज एक्चुअली इन एग्जिस्टेंस, और एक लेडी के लिए पॉसिबल नहीं होता है काम करना, उसको छुट्टी भी लेनी पड़ती है, अपने पैसे भी कटवाने पड़ते हैं। तो मैटरनिटी लीव तो हो गया है, पीरियड लीव इज स्टिल इन दी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ। वो देखते हैं वो कहाँ जाता है। सो क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट क्या है, चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन द लॉस। सोशल सिक्योरिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इकोनॉमी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कहते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया लेबर लॉस को, अर्ली इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी, वो शुरुआत ही एक्सप्लॉयटेशन से हुई थी, बिकॉज इंडस्ट्रीज खोलते ही अपर क्लास के लोग थे और वो हायर ही लोअर क्लास के लोगों को करते थे। आपने कभी लंदन में देखा है, सुना है कि किसी हर बंदे के नॉर्मल घर में सर्वेंट है? नहीं, सब अपना काम खुद करते हैं। यूएस में नहीं सुना है, कहीं नहीं सुना, इंडिया में सुना है। क्यों? क्योंकि लोअर क्लास लोग हैं। लंदन में सबके पास इतना पैसा है कि किसी को जरूरत नहीं है किसी के घर में नानी बनने की। एम आई राइट? तो कहते हैं एक्सप्लॉयटेशंस बड़ी ज्यादा थी, इसलिए ये लॉ बना। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, दे सेड कि हम सब एक बिरादरी के हैं और हम एक सबको रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रेड यूनियंस तो बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं न्यूज में। अच्छा, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोड वेजेस। ये ऐसे कोड्स बने हुए हैं नए 2019 के और 2020 के, तीन है। अब देखो, वेजेस को इन चारों को हटा के एक लॉ बना दिया। ऊपर हमने पढ़ा ना, ये लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू द वेजेस, रेम्यूनरेशन, मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेज, बोनस और रेम्यूनरेशन, ये सब सैलरी से रिलेटेड है। अब क्या है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन। There were four different acts which were talking about the wage of the labor class. Code of wages did what? They took all the important parts from all of it and made one act. So it was consolidated. You are currently the only person in this conference.
जी अब आ रही है आवाज? ओके, लाइट चली गई थी, सॉरी। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? कोड्स पे, हाँ। 10 पेज का तो सारा है ये। ये देखो, ये कोड है वेजेस के ऊपर। तो इसने कौन से एक्ट्स में से बेस्ट पार्ट्स उठाए, इन चारों में से, और एक लॉ बना दिया, राइट? अब इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, प्लीज गिव इट अ रीड, नॉट दैट डिफिकल्ट, दैट व्हाट स्मॉल चेंजेस दैट इट ब्रॉट। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, सेलिएंट फीचर्स क्या है कोड ऑफ वेज एक्ट 2019 के? कहते इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी क्लॉजेस रिगार्डिंग वेज, इक्वल पे, पेमेंट एंड बोनस। सारी चीज एक एक्ट के अंदर। फिर provision of wage shall be applicable to all the employees including the organized and unorganized sectors. Then it enables the relevant government to choose the criteria for determining the minimum wage for various employee categories. हर डिफरेंट कैटेगरी के लिए आप एक डिफरेंट मिनिमम वेज सेट कर सकते हो। अब देखो, जब आप किसी को ज्वाइन करते हो, लेबर से कम वाला काम नहीं होता वो। आपको पीछे पीछे घुमाते हैं लॉयर्स, ठीक है? फाइल्स उठाते हो, सारा टाइम ऑफिस में बैठते हो, अगले दिन फिर कोर्ट पहुंच जाते हो। है तो लेबर वाला काम ही है। हाँ, इसमें बेटर है। हाँ, आई वुड एग्री विद दैट। आई हैव लर्नड अ लॉट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में बिकॉज वो बेस नहीं है ना। आई वुड रीच बाय 9, आई वुड गेट फ्री बाय 11 अर्ली। हमें तो 11 बज जाती है। सिर्फ बीच में 1 घंटा जाना अलाउड था, एंड माय ऑफिस वाज आल्सो इन सेक्टर 5। फिर मुंशी मार देता था ना जब मैं कहती थी मैं 9 बजे मेरे को घर जाना है। मैडम सब ना 9 बजे आते हैं, 11-12 बजे जाते हैं, तो आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो। हाँ, मैंने कहा सर मैं लड़की हूँ, मेरे को दूर जाना था। कोई बात नहीं, इतने लड़के हैं हमारे यहाँ पे, कोई भी ड्रॉप कर दे, बिकॉज आई वाज द ओनली गर्ल इन द होल ऑफिस। तो बट चलो, हाँ, बुरे दिन। वो लेबर वाला काम ही होता। तो चलो एनीवे, तो अपा ने क्या करिए, अपा ने बीएलएल भी करिए, ठीक है? तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर है। तो बीसीआई कहता हमारी मिनिमम वेज कितनी है, 22,000, 22,000 समथिंग। छोटे शहरों में 15,000 समथिंग। अब जिस इंसान ने बीएलएल भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, +2 पास है, उसकी मिनिमम वेज क्या होगी? तो डिपेंड्स अपॉन द वर्क, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, उस हिसाब से सरकार ने बोला है कि आप अपना अपना मिनिमम वेज सेट कर सकते हो। अब to guarantee that those making less than the predetermined wage ceiling are entitled to annual bonus increment, आपका मिनिमम कितना होगा? 8.3% ऑफ देयर वेज, और ₹100। 100 क्या होता है, विच एवर इज हायर। तो अगर 8.3 ज्यादा है इंक्रीमेंट टोटल सैलरी का, तो वो लग जाएगा। अगर ₹100 ज्यादा है तो ₹100 लग जाएंगे। Whichever are higher, provisions from the bonus act have been incorporated. As I told you कि वो जो 4 के 4 एक्ट थे, उनके बेस्ट पार्ट्स उठा के हमने एक लॉ बना दिया। अब यहाँ पे उन्होंने मैन और वुमेन की जगह जेंडर वर्ड यूज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर भी इंक्लूडेड है, राइट? थर्ड जेंडर ऐड किया गया था, राइट? एंड आप बीएनएस देखते हो तो उसमें अब जेंडर में थर्ड जेंडर भी है, यहाँ पे भी डाल दिया। Code also establish a
क्वासाई जुडिशियल एपिलेट अथॉरिटी, यू रिमेम्बर वी डिस्कस्ड क्वासाई जुडिशियल क्या होता है, जो जुडिशियल होती नहीं है पर जुडिशियल जैसी लगती है, ठीक है, डिस्प्यूट्स हैंडल करने के लिए। उन अथॉरिटीज का नाम क्या है, इंस्पेक्टर इन चार्ज, और उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम के पहले क्या था अब क्या है, राइट, या कौन सी अथॉरिटी है जो कोड्स ऑफ वेजेस में डील करती है। फिर आ जाओ जी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री के रिलेशन में जितने लॉज होंगे उनको इकट्ठा करके ये लॉ बनाया गया होगा, जैसे वेजेस का बनाया है। This code was brought into force to consolidate, means to pick and choose and put under one law and amend the laws governing trade union working conditions in the industrial establishments, undertaking investigations, resolving disputes and other related issues. वही है ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसके फीचर्स क्या हैं? The code governs strikes, trade unions, registration, industrial dispute resolution. Just give me a minute. ठीक है, अब मैं कहा आप बार बार ट्रेड यूनियन आ रहा है तो ट्रेड यूनियन बस ये समझ लो कि एक संगठन होता है, इसमें एक प्रधान होता है जो सारे के सारे जो लेबर क्लास होती है उनके ग्रेवेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। भाई हमारा ये प्रॉब्लम है तो ये जरा देख लो आप, ठीक है, और अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। लॉकआउट्स वगैरह अगर आपने थोड़े बहुत लेबर लॉज में सेमेस्टर्स में पढ़े हो तो याद होगा। डेफिनेशन ऑफ वर्कर को ब्रॉड कर दिया उन्होंने, इंडिविजुअल्स इन सुपरवाइजरी पोजीशंस ट्रेड यूनियंस में मेकिंग अप टू 18,000 रुपए पर मंथ और एन अमाउंट डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी वर्कर में आ जाते हैं। कहते तुम प्रधान हो, तुम सुपरवाइज कर रहे हो, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि तुम वर्कर क्लास में नहीं, तुम्हारी सैलरी 18,000 या 18,000 से नीचे है तो वर्कर क्लास माना जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेजिग्नेशन। लॉ की लिमिट ये है, अगर सरकार चाहती है तो उसको चेंज कर सकती है। टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन either 10% of the industry workers or minimum 100 workers must be present gather together कि हमको यूनियन बनाना है, तो उसको the trade union will be designated as negotiating union only if 51% of the workers support it. Then in addition workers are also required 60 days. अच्छा ये important है आपके लिए कि स्ट्राइक पे जाने से पहले आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को या फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को कि देखो हमारी ये डिमांड्स हैं, इफ यू डू नॉट फुलफिल दिस वी आर गोइंग टू डू व्हाट, स्ट्राइक। अब ये नोटिस वाला पीरियड क्यों डाला है, पहले वर्कर्स बस स्ट्राइक पे चले जाते थे, अभी डॉक्टर्स गए थे स्ट्राइक पे, क्या कह रहे थे सीजे कि डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। व्हाट अबाउट द पीपल हु वांट रिलीफ, कि अगर हमारे किसी जज के साथ कुछ गलत होता है हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इतनी पेंडेंसी पड़ी कौन करेगा, यही कह रहे थे। जब स्ट्राइक पे जाती है कोई भी क्लास ऑफ द सोसाइटी, उस क्लास से रिलेटेड सारा का सारा काम हैम्पर होता है। अब आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफी टाइम से स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे क्यों है, सम एक्स पर्सन apparently did culpable homicide to the another wife and everyone is like till this is not resolved we are not gonna go back to the work, and he has made some video also. There's a lot of controversy going on, but the base point is that they are on strike. Who's gonna represent? पहले ही डेटें इतनी मुश्किल से मिलती हैं, अब तुम स्ट्राइक पे चले गए हुए हो, और वो तो लिमिटेशन में कंडोन भी नहीं होता स्ट्राइक का पीरियड, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती थी, तो अब इस नए लॉ में क्या बोला उन्होंने,
कि देखो हम तुमसे ये नहीं कह रहे स्ट्राइक मत करो, कर लो, पर 2 महीने का नोटिस दे दो, राइट। और कंपनीज जिसके पास 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं मस्ट ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम या तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट, जब उन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर 300 प्लस एम्प्लॉयज हैं तो। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट resulting from individual, all establishment with more than 20 employees are required to have one or more than 20 employees, बार बार लिख दिया, एक ग्रेवेंस रिड्रेसल कमिटी, जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वो एक रिड्रेसल कमिटी बनाएंगे। रिड्रेसल कमिटी क्या होता है? एक ऐसी कमिटी जो आपके सारे ग्रेवेंस सुनेगी, ठीक है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी के अंदर। तो ये थोड़े से हमारे इंडस्ट्रीज के रिलेशन के लॉस हैं, इसके फीचर्स। अब आ जाओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी जी? भाई कितने से कितने काम करना है ना। बट अगेन फन फैक्ट, 13 एक्ट्स को हटा के एक एक्ट बनाया गया। सो दिस इज द लिस्ट। तो अगर इनको सबको हटा के बनाया गया है तो सिंपल सी जाहिर सी बात होगी कि इन सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, नो। इंस्टाग्राम चलाते हो? एक वो भयानक सी रील नहीं आती कि शिप रात को क्या एक्चुअली में फेस करती है, तो एकदम से ऊपर नीचे मूव हो रही होती है एंड शिप इज ह्यूज, मतलब उसमें इतना से दिख रहा होता है ऊपर से गंदा, और वो एकदम से नीचे जाती है और पानी डबल ऑफ द हाइट उसमें आता है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर ऐसे से दिख रहा होता है ना। नहीं देखी आपने? वैसे है तो रियलिटी। One of my friend, he's in merchant. हाँ, he's in merchant navy and he says that it's very true. आपको लगता है आपको आखिरी दिन आज? Because sea is very unpredictable. So what about the people who are working there? Dock workers. Dock workers, technically they are working on seashore. कब बाढ़ आ जाए? Somebody who's working at the lighthouse. बाढ़ आ जाए और वो इंसान खत्म है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो उसकी भी तो सेफ्टी के बारे में कुछ बात करनी होनी चाहिए ना। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? सेफ्टी से रिलेटेड है। लेट्स सी व्हाट डू दे हैव टू से। अब इन्होंने ये रीड आउट करोगे आप? मेन बताओ। कोड फिक्सेस द डेली वर्क आवर लिमिट टू 8 आवर्स। पहले कितनी थी? 9 आवर्स। सी, मैंने वो क्या बोला था, हमेशा याद रहेगा। यू जस्ट हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास। अब it also empowers women to be employed in all kind of establishments and that too at night, provided अगर वो consent देगी तो। उनकी मर्जी के बिना नहीं आप उनको हायर कर सकते। इफ पहले तो कर ही नहीं सकते थे, अब अगर वो हाँ करती है और उसकी सेफ्टी आप इंश्योर कर सकते हो। आपने कितना देखा होगा कि जो नाइट शिफ्ट वाली होती हैं वर्किंग वुमेन, उनकी कंपनी छुड़वाती भी है, पिकअप भी करवाती है, सब कराती है। वो ये वाला लॉ क्या कहता है कि देखो अगर तुमने लेडीज से रात को काम करवाना ना, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारे सर के ऊपर है। हमें नहीं पता वो कैसे आएंगी जाएंगी, वो तुम देखोगे। सो दे हायर सम कैब ड्राइवर और एनीबडी जिस पे वो रिलाई कर सकते हैं। द एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स बिफोर देयर एम्प्लॉयमेंट। कॉमन सेंस की चीज। We are always talking about the feminism, we are always talking about empowering women. तो कहते हैं ये जो ऊपर वाली बात थी ये बहुत डिमीनिंग थी औरतों के लिए कि नहीं तुम रात को काम नहीं करोगी। अगर मेरे ख्याल से, और यही सेम चीज ये आरकेजी वाले में भी बोली गई थी, बिकॉज शी वाज वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। सो व्हाट सीजीआई सेड दैट यू कैन नॉट टेल अ वुमन टू नॉट टू वर्क एट नाइट,
it is our society, it is our responsibility as a society to provide a safe working environment for women. पहले ही उनको काम करने के लिए लड़ना पड़ा है, अब तुम कह रहे हो जी तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है रात को, अब तुम निकलो मत. Let them work, provide them a safe environment, right? फिर क्या है, अब इस कोड ने रिमूव किया मैन पावर लिमिट ऑन hazardous working conditions and make the application of code obligatory for contractors recruiting 50 or more. पहले लिमिट थी 20 की, कि अगर आपने एक hazardous working conditions में कुछ कंपनी कह रही हूँ, फैक्ट्री खड़ी करनी है, इंडस्ट्री खड़ी करनी है, यू नो व्हाट hazardous कंपनीज आर, उसमें कहते हैं पहले मिनिमम 20 की लिमिट थी कि 20 बंदे होंगे तो आप ये कंपनी खड़ी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. अब इन्होंने कितनी कर दी है, 50. फिर 13 डिफरेंट एक्ट्स, 13 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, सारी की सारी स्क्रैप ऑफ करके एक ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखी है, एंड एक ही लाइसेंस, एक ही रिटर्न. और कोड क्या कह रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव काम करो एम्प्लॉयर्स का. एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या होता है, आपको किसी ने आपको ज्वाइन किया है, आपने वो जब आप जज लगोगे तो बड़ा कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम. आपको अपने खानदान की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट देनी पड़ती है, कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ाई करी है, आपके कितने एसेट्स हैं, ए टू जी यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ थिंग. ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आता है, बड़ी सारी रजिस्ट्रेशन होती है, बड़ा कुछ होता है. तो कहते हैं एम्प्लॉयर का काम कम करो, एक ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखो, अलग अलग नहीं रखनी आपने. Yes, it ensures that no charge is levied, right, of any employee for maintenance of safety and health at workplace, including the conduct of medical examination and investigation for the purpose of detecting occupational diseases. For instance, जैसे कंपनी कह दे कि अच्छा ठीक है, हम आपसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि आपको रात को गाड़ी छोड़ने जाती है, तो ये लॉ कहता है नहीं ले सकते, वो आपकी ड्यूटी है, आप कोई बार्टर नहीं कर रहे हो उनसे. आपने कोई उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, वो भी आपकी ड्यूटी है, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज उनसे चार्ज नहीं कर सकते. देन these are the boards that are established by this act which can advise the central government to make different laws in relation to this. Now this is the important part. लीव एनकैशमेंट क्या होता है, आपको हर महीने की सीएल्स मिलती है, मेरे जैसे भी होते हैं कुछ, लेनी नहीं छुट्टी, क्या करना छुट्टी लेके, मतलब इफ आई एम ऑन लीव इट मीन समथिंग सीरियस हैज हैपेंड विद मी, अदरवाइज आई एम नेवर एवर ऑन लीव. तो हमारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती लीव्स. ये लॉ क्या कहता है, मैक्सिमम 30 छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी अगले साल में. अगर आपने अवेल नहीं किए हैं, नहीं अवेल किए तो पैसे ले लो. लीव एनकैशमेंट तो वही है, भी मैंने छुट्टी नहीं ली, मुझे उसके पैसे दे दो, ठीक है. फिर एम्प्लॉयर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एम्प्लॉइज परमिशन फॉर ओवर टाइम. आप इम्पोज नहीं कर सकते ओवर टाइम, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट. then what's important here, yeah, you have to make sure कि हेल्थ और सेफ्टी ठीक रहे आपके एम्प्लॉइज की, एपिडेमिक में, पैंडेमिक में या किसी भी डिजास्टर में. ये तो था आपका इंडस्ट्री और लेबर लॉ. मैटरनिटी लीव, not a really long topic. We all know what maternity leave is, why we need it, and पहले नहीं मिलती थी और अब मिलती है. और आपको एक चीज याद क्या रखनी है कि कंपनी की ड्यूटी है इन्फॉर्म करना हर फीमेल एम्प्लॉय को कि ये आपका एज अ मैटर ऑफ राइट है कि आप ये लीव्स ले सकते हो, राइट. और दूसरा कैच क्या है इसके अंदर, कि a woman should have worked for an year in a company, then she gets pregnant, now she can avail a maternity leave. If a woman is working in a company for 6 months, अब maternity leave नहीं ले सकती हो. पहले ये सिर्फ 12 हफ्ते थी, अब ये 26 हफ्ते है, राइट.
कितनी देर तक होएगी? 12 से कितना कर दिया है? 26. Any female employee who has been in the employer's employment for 80 days in the past 12 months is eligible to take the benefit. Eligibility पूछ सकते हैं आपसे. An advantage can be used as soon as the 8 week before the expected delivery. 8 weeks कितने होते हैं? 1.5 महीना, 4, 2 महीने. My math is so terrible. Maternity leave has also been extended to the, है ना कैची पॉइंट. क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या अडॉप्टिव मदर्स को मैटरनिटी लीव मिलती है, पर कब से मिलती है? द डे दे शी अडॉप्ट्स, तब से 26 हफ्ते. बिकॉज अगर उसने बच्चा लिया है ऑब्वियसली, हाँ 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अडॉप्शन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अडॉप्शन. ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं सारी. आप ये ना भी पढ़ते तब भी पता होता है, पर ये ना पता होता अडॉप्शन वाला. राइट. कौन ले सकता है मैटरनिटी लीव? ऑब्वियसली द वुमन हु इज प्रेग्नेंट, द वुमन हु हैज अडॉप्टेड. पर क्या फादर ले सकता है? नहीं. मैटरनिटी लीव जैसा कुछ नहीं है. पर फिर से कैची पॉइंट क्या आता है कि ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सिविल रूल्स अलाउ 15 डेज पैटर्निटी लीव फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ये रूल्स कहते हैं कि बाप बनने के 15 दिन के बाद आप ले सकते हो. याद रहेगा. वेरियस कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी अगर कोई इंटरनल पॉलिसी है वो अलग बात है, पर लॉ हाँ तो यही है. पैटर्निटी बेनिफिट बिल प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, वो क्या पुश करता है जी? मदर फादर दोनों को मिलने चाहिए ये बेनिफिट्स. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मिलने चाहिए. फिर मम्मी बच्चे को भी संभाल लेगी, पापा को भी संभाल लेगी. यही होगा. कहेंगे चलो एक तो जाए बाहर, एक को ही संभाल लूंगी. तो अच्छा, मैटरनिटी एक्ट के बाहर कोई छुट्टी नहीं, कहीं और कुछ नहीं देखना. अगर कोई छुट्टी मैटरनिटी लॉ लीव के ऊपर है तो वो मैटरनिटी एक्ट के अंदर है. प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी गई है. प्राइवेट सेक्टर में आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर मिलती है, और इसमें ईएसआई एक्ट 1948 में मिलती है. वही 12 से अब 26 कर दी है. देन ये कह दी थी मैं आपको, स्टैंडिंग वाला ऑर्डर का देखा था. ये सारे के सारे टाइप ऑफ एम्प्लॉयज हैं. ट्रेनीज, कैजुअल, टेम्पररीज, प्रोबेशन पे होते हो आप, जो एडहॉक पे होते हो. एक और भी तो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस, वो भी होगा. हाँ टेम्पररी, सब्सटीट्यूट की अभी ये नहीं आ रहा, चल इसको रख लो. इन सब तरह के एम्प्लॉयज की छुट्टी, शिफ्ट, पेमेंट, टर्मिनेशन, ये सब कैसे करनी है ये एक्ट बताता है. ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन बता दिया मैंने आपको. कोई मिसहैप हो जाए ये वाला एक्ट डील करता है. डिस्प्यूट एक्ट, लॉकआउट्स, ले ऑफ्स, रिट्रेंचमेंट एक्सेट्रा, इन सब से डील करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में. सो इफ आई मे से it's just a 10-page PDF which has been provided in the easiest language that it could be, and there is nothing जो कि अपने को. पर हाँ, इसमें मैं तब भेजूंगी, आई हैव टू ऐड अ फ्यू लैंडमार्क जजमेंट्स इन इट. वो भी कहानियां, वो बाय टुमारो इवनिंग आई विल सेंड यू, इफ आई डोंट पुट मी अ रिमाइंडर इन माय पर्सनल चैट. राइट. जब आप ग्रुप में डालते हो ना तो फिर वो सारे ऐसे हो जाते हैं, हाई केड़ा केड़ा ड्राफ्ट देता हो जेड़ा सानू नहीं मिला, मेरे को दे देना, मैं डाल दूंगी. राइट. सो गिव इट अ रीड. वेरी इजी, सिंपल. सिर्फ आप अभी आपने सुना है तो आपको याद रह गया है, एक बार पढ़ लोगे तो वो पक्का हो जाएगा. ठीक है. कल आपका किसका लेक्चर है? हाँ हाँ हाँ.
चलो जी।